कब्रिस्तान से लाशें कैसे गायब हो रही है, इस बात से परेशान किशोर वर्मा उन चोरों को किसी भी तरह पकड़ने के लिए एक छोटा बच्चा जैसे टॉफी को घूरता है। वर्मा वैसे बैठ जाता है। उस केस के पुराने क्लूज को लेकर लाशें जहां जहां से गायब हुई है, वहां पर एक बार और जाकर देखता है। कोई छोटा सा सुराग जो गलती से छूट गया होगा सोचकर देखता है। इतनी जांच करने के बाद मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आया है कि ये सब एक ही गैंग का काम है, लेकिन वो गैंग यही का है या कहीं और से आया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कहते हुए किशोर उस गांव में काफी पूछताछ करता है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती है और ऐसे भी सोचकर देखता है कि कहीं वो चोर लश के बक्सों में से कीमती सामान तो नहीं निकल रहे हैं ना? ऐसे कहते हुए आसपास की सभी पान शॉप, ज्वेलरी शॉप्स और कीमती सामान खरीदने वाले हर किसी को चेतावनी देकर हर धर्म के कब्रिस्तान के पास अपनी सारी पुलिस फोर्स लगा देता है इंस्पेक्टर किशोर वर्मा। कब्रिस्तान में चोरी कौन सा मूर्ख करता है? हमें इन भूतों के बीच ड्यूटी दे दी। उस कब्रिस्तान का वातावरण देखकर उस कांस्टेबल को डर की वजह से बुखार हो जाता है। उसे कब्रिस्तान में भूत नजर आ रहे हैं कहकर डर से बिस्तर पकड़ लेता है। उसे देखकर दूसरे लोग भी डरने लगते हैं और अगले दिन से कोई भी काम करने के लिए आगे नहीं आते हैं। माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर जी, दूसरे कांस्टेबल की तरह से मैं भी डर से उठ नहीं पाया तो मेरे परिवार की ख्याल रखने के लिए और कोई नहीं है। ऐसे हर कोई अपनी तरफ से एक एक बहाना सुनाकर काम से पीछे हटने पर किशोर के पास उस काम को रोकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इतने में उसी महीने में और 3 लाशें गायब होती है। आखिर तुम पुलिस वाले क्या कर रहे हो? हर रोज लाशें गायब हो रही है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी याद भी है या नहीं? ऐसे वहाँ पर रहने वाले लोग अपना दुख दर्द बताकर झगड़ा करने लगते हैं। उस वजह से इंस्पेक्टर किशोर वर्मा पर बड़े अधिकारियों का जोर पड़ने लगता है। उसी समय में किशोर वर्मा को एक अखबार में एक बहुत ही आकर्षित आर्टिकल नजर आता है। वो आर्टिकल कॉलेज में होने वाले एक एनाटॉमी के बारे में ऐसा था। मेडिकल कॉलेज में बच्चों के क्लासेस में समझाने के लिए डेड बॉडीज नहीं मिल रही है। अक्सर हॉस्पिटल्स में होने वाली अनजान लाशों को बच्चों के मेडिकल कॉलेज में ही भेज देता है, वो भी सरकार की मंजूरी से। उससे पहले कोई भी न तो डेड बॉडी को हाथ लगा सकता है और ना ही कुछ कर सकता है। ये असंभव है। ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज्यादा होने की वजह से आसपास के लाशें क्लासरूम्स में कम पड़ रही है कहकर उन्हें सिर्फ थियरी क्लासेस बोल रहे हैं। इसलिए मेडिकल काउंसिल वाले जोर पकड़कर सवाल कर रहे हैं कहकर पढ़ता रहता है इंस्पेक्टर किशोर वर्मा। तब उसे दिमाग में ये बात जाती है और वो सरकारी कॉलेज से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज को जाने वाली लाशों के बारे में जान करता है। मैंने बहुत से कॉलेजेस के बारे में जानकारी निकाली है। कोई भी अपने रिकॉर्ड सही से मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ये बात साफ है। अब मैदान में उतरने का समय आ गया है। ऐसे कहते हुए वो एक पुलिस वाला है। ये पहचान छुपाकर एक आम इंसान की तरह जाकर मेडिकल कॉलेज के बच्चों से बात करता है। कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी लाशें आ रहे हैं कहकर। ऐसे उस पूछताछ में उन्हें पता चलता है कि कब्रिस्तान से गायब होने वाले लाशें 2 दिन में 3 प्राइवेट कॉलेजेस में
एक एक लाश हर महीने जा रहा है। उसके बाद भैंस बदलकर उन कॉलेजेस में से एक कॉलेज के मॉर्चरी में जाता है किशोर वर्मा और वहाँ के अटेंडर से अच्छा बर्ताव करके। मैं भी दूसरे प्राइवेट कॉलेज से आ रहा हूँ बड़े भाई। हमारी एनाटॉमी क्लासेस के लिए नशे बिल्कुल भी बस नहीं हो रहा है। कोई सोर्स हो तो बता सकते हो ना? हमारी तरह से अच्छा लाभ दिला सकता हूँ तुम्हें। ऐसे उसे जरा सा भी शक हुए बिना बहुत अच्छे से बात करता है किशोर। उसका भी फायदा होगा ये बात सुनकर। उसे जो पता है वो बताने के लिए सामने आता है अटेंडर। वो सब बातें तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी एक एम्बुलेंस आती रहती है। उसमें डेड बॉडीज होती है। कैसे, क्या और कौन, ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। उसके बाद और थोड़ी जानकारी मिलती है इंस्पेक्टर किशोर वर्मा को। बाकी की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। पिछले भाग में आपने देखा कि कब्रिस्तान में से कैसे लाशें गायब हो रहा है कहकर इंस्पेक्टर किशोर वर्मा अपना सर पकड़कर बैठ गया था। उसी दिन रात को 11 बजे के समय में हरी का सेल फोन अपनी अजीब सी रिंगटोन से बजने लगता है। तभी वो एक झटके से जागता है। क्यों भाई हरे, दिया हुआ काम भी छोड़कर एसी वाले रूम में मजा से सो रहे हो? काम होगा या नहीं? ऐसी बात नहीं है बॉस, अब गुस्सा क्यों होते हो? मैं आप ही के काम में लगा हुआ हूँ, लेकिन कुछ दिनों से कब्रिस्तानों के पास पुलिस वालों का पहरा कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए कुछ दिन काम रोकना ही बेहतर है। वो बात सुनते ही बॉस बहुत ही सड़े हुए मूड में ऐसे कहता है। हर महीने कम से कम 3 लाशें पहुंचाना ही हमारा डील है, लेकिन हमने पिछले 6 महीने से सिर्फ 12 लाशें भेजे हैं। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा। आप ऐसे मत कहो बॉस, जब तक मैं हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। ऐसे हिम्मत से अपने बॉस को जुबान देता है हरी। उसकी बात सुनने के बाद बॉस कुछ देर खामोश रहकर ऐसा कहता है। 3 दिन में अगर तुम किसी की लाश नहीं लेकर आ पाए तो किसी को मारकर उसकी लाश भेजो मुझे। वो बात सुनते ही एकदम से डरकर हरी अपने सुट-बुट खो देता है और कुछ देर तक बुत बनकर खड़ा रहता है। तब हरी का बॉस हल्के से मुस्कुराते हुए, हाँ, ये 1 लश्के में मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। क्या तुम मुझे कम समझ रहे हो? ऐसे कहकर फोन काट देता है बॉस। फोन काटने की आवाज से होश में आता है हरी। हरी एक 45 साल का व्यक्ति है। दिखने में भी स्वस्थ और मजबूत है। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ड्राइवर का काम करता था, लेकिन उसकी तनख्वाह महीने में 10 दिन के खर्चे के लिए भी नहीं होती थी। ये तनख्वाह मेरे किसी भी काम के लिए ठीक से बस नहीं हो रहा है। ऊपर से ये कर्जदार सर पर चढ़कर कील ठोक रहे हैं। अब कैसे भी करके पैसे कमाना ही होगा। ऐसे ढेर सारी मुसीबतें से गुजारते हुए कर्जे में डूबे हुए हरी को कुछ महीनों पहले उसकी उम्मीद के हिसाब से मौका मिलता है और उसकी मुलाकात इस व्यक्ति से होती है। तभी से उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो बॉस कुछ लोगों को लाशें बेचने का काम पकड़ लेता है। उस गुप्त व्यापार में हरी को भी खींचकर उस काम का मुखिया बना देता है। उसकी सोच और काम बिल्कुल एक क्रूर राक्षस की तरह थे, इसलिए सारी योजना वो बनाता है और उस पर काम हरी करता है।
सारा काम मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे ही करो और मुझे वक्त पर लशे दे दो बस, और 1 लाख ले लो। उसके बाद देखो तुम्हारी जिंदगी कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है। कब से ऐसी ही काम की तलाश में था भैया, अब देखो मेरा जलवा। ऐसे उस व्यक्ति की सलाह से ही हरी एक वैन इंस्टॉलमेंट में खरीद कर उसे एम्बुलेंस की तरह बनाता है। बाहर से समझा सेवा करने वाली एम्बुलेंस लगने वाली वो वैन अंदर से लाशें चुराने वाली वैन है। कितनी होशियार दिमाग है भैया जी आपको। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमेशा फोन पर ही बातें करते हो, सामने क्यों नहीं आते हो? वो बात सुनकर फोन की उस तरफ से बातें करने वाला वो बॉस मुस्कुराते हुए ऐसा कहता है। हाँ, कुछ बातें सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है हरी, और वो उसी तरह से शांत लगती है। देखने या मिलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, काम ठीक से करो बस। ऐसे उस काम को अंजाम देने वाले हरी के बारे में तो सबको पता है, लेकिन वो बॉस कैसे दिखता है, कहाँ रहता है, ये बात कोई नहीं जानता है। बाकी की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में।